नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। क्योंकि अगर हम एस्टेट की बात करें तो एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है और जितने भी लेखक और कवि एनसीईआरटी में हैं टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, क्योंकि इनके जीवन से जुड़े प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य में भी हरिवंश राय बच्चन जी की काफ़ी सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 में इलाहाबाद में। एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आपके सिलेबस में है और वहाँ पर कुछ भी लिखा है वो आपके एग्ज़ाम का प्रश्न बन सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, ये भी याद रखना है, मधुवाला 1938, मधु कलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। तो ये रचनाएं काव्य संग्रह पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा हरिवंश राय बच्चन का है या नहीं है। तो निशा निमंत्रण हो गया, एकांत संगीत हो गया, आकुल अंतर हो गया, मिलन यामिनी हिंदी साहित्य में बहुत बार पूछा जाता है, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सारे काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा के बारे में पूछा जाता है। तो आत्मकथा के 4 भाग हैं, 4 खंड हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद हैं और प्रवासी की डायरी इनकी एक डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। तो कितने खंडों में है ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ उनकी एक पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा रचित है। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता, वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कैसी उनकी भाषा है, किस भाषा का प्रयोग किया है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं के सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। तो मधुशाला पर किसका प्रभाव है ये याद रखना है। मध्य युगीन फारसी के कवि थे, नाम था उमर खयाम, ठीक है। एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जीवन को क्या कहा है, मधु कलश। दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखनी है। जीवन को क्या माना है, मधु कलश, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी थे वो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, हालावाद के प्रवर्तक कौन है, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। तो किसको मतलब इनमें मस्ती का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। आत्मकथा के 4 खंड हैं, ये भी ध्यान में रखना है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी रही, ठीक है। अब
ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ जो उनकी कविताएं हैं किस संग्रह से ली गई हैं, ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय और एक गीत है, ठीक है, किस संग्रह से ली गई? निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। आत्म परिचय और एक गीत है, कहाँ से लिया गया? निशा निमंत्रण से। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, तो ये किसने कहा है, ये भी याद रखना है। किसने कहा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग वाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कट कर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। तो ये भी याद रखना है कि कवि क्या कहते हैं अपने जीवन के बारे में। फिर उन्मादों में अवसाद, तो ये प्रश्न बनता है, उन्मादों में क्या? अवसाद। रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, वृद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है, ठीक है, कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीददार नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, किसके बारे में है, किसने कही है, ठीक है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अवुझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलिंगन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं, ठीक है। तो अगला कवि है आलोक धनवा। कल की क्लास में आलोक धनवा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। इनकी रचनाओं को अच्छे से याद रखना है, कहाँ इन्होंने क्या कहा है, किसके बारे में क्या कहा है, तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे आलोक धनवा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक हाइप आता है, जैसे ही आप लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप भी प्रेस कर देना, उसे पॉइंट जाते हैं चैनल को, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।